आज हम जो है वो जितने एमसीक्यूज हमने करने थे हमने कर लिए फिलहाल। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर 1 के बारे में आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 है आपके पास होमियोस्टेसिस। ठीक है, चैप्टर 1 होमियोस्टेसिस के बारे में बेटा आपसे बात करेंगे। होमियोस्टेसिस के लफ्ज से पहले अगर आप खुद से गौर कर लें, ठीक है, अगर होमियोस्टेसिस के लफ्ज पे आप खुद से गौर कर लें तो होमियोस्टेसिस को इस तरह से डिफाइन करते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी कॉल्ड होमियोस्टेसिस। आपको ये बात पीछे बताई थी, ठीक है, आपको ये बात पीछे बताई थी कि एक मिनट, स्टूडेंट असल में आ रहे नहीं यार। आपको शुरू में एक बात बताई थी कि चैप्टर 1 जो है उसके अंदर दोनों हिस्से मौजूद हैं, यानी कि आपके पास चैप्टर 1 में आपके पास बॉटनी पार्ट भी है, जोलॉजी पार्ट भी। तो 1 से लेके 5 तक इन पांचों चैप्टर्स में जोलॉजी पार्ट भी है और बॉटनी पार्ट भी। ठीक है, दोनों पार्ट्स आपको उसके अंदर मिलेंगे। तो सबसे पहले आपसे बात करने जा रहा हूं होमियोस्टेसिस के बारे में, जोलॉजी पार्ट के बारे में। होमियोस्टेसिस प्लांट्स की भी पढ़नी है आपने, एनिमल्स की भी पढ़नी है। होमियोस्टेसिस को डिफाइन करते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। The mechanism of maintaining constant internal environment of the body. The mechanism of maintaining constant internal environment of the body called homeostasis. बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखने का नाम क्या है? कांस्टेंट रखने का नाम है आपके पास होमियोस्टेसिस। इंटरनल एनवायरनमेंट बनाता कौन है? इंटरनल एनवायरनमेंट हमारा बनाता है ब्लड। ठीक है, हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट खास तौर पे बनता है वो कौन बनाता है? वो आपके पास बनाता है ब्लड। अब ब्लड के अंदर हर चीज जो है वो विद इन द रेंज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, ब्लड के अंदर सोडियम की एक सर्टेन रेंज है, सोडियम आइंस की। हम अपनी डाइट में नमक ज्यादा खा लें तो नमक एक्सक्रीट कर दिया जाता है, जितना जरूरत है उतना ही आपके पास सोडियम जो है वो बॉडी के अंदर रिटेन रह जाता है। बॉडी के अंदर पोटाशियम आयंस जो मौजूद हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर जो पोटाशियम आयंस मौजूद हैं, तो पोटाशियम आयंस की एक सर्टेन रेंज है। ठीक है, पोटाशियम आयंस की एक सर्टेन रेंज है। पोटाशियम आयन हमारी बॉडी में 3.5 से 5.5 के दरमियान होने चाहिए। अगर इससे कम होता है तो बॉडी किडनी से एक्सक्रीशन कम कर देती है, ज्यादा होने लगता है तो बॉडी ज्यादा एक्सक्रीट करना शुरू कर देती है। ठीक है,
इसके अलावा तीसरी चीज जो मौजूद है आपके पास, कैल्शियम की एक सर्टेन रेंज है, 8 से 10 के दरमियान होना चाहिए। इसी तरह आपके पास कैल्शियम आयंस के अलावा हमारी बॉडी में जो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी एक सर्टेन रेंज है, तकरीबन आपके पास 50 से 52 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। अगर ज्यादा हो जाए तो ज्यादा उसको कम कर दिया जाता है, कम हो जाए तो उसको बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह व्हाइट ब्लड सेल्स की रेंज है 4000 से 11000, प्लेटिलेट्स की रेंज है आपके पास 2.5 लाख से 3.5 लाख। ये मैंने आपको नॉर्मल रेंज और डिफरेंट कंपोनेंट्स जो बताई है, ठीक है, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की मैंने आपको ये नॉर्मल रेंज बताई। हमारी बॉडी क्या करती है, इस रेंज को जो है वो मेंटेन करके रखती है, ठीक है। हमारी बॉडी जो है इस रेंज को मेंटेन करके रखती है। इसको मेंटेन करके रखने का नाम क्या है? इसको मेंटेन करके रखने का नाम है आपके पास होमियोस्टेसिस, ठीक है। इसको मेंटेन करके रखने का नाम क्या है? इसको मेंटेन करके रखने का नाम है आपके पास होमियोस्टेसिस। So the mechanism of maintaining constant internal environment of the body called what? Called homeostasis. इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी को कांस्टेंट रखने का नाम है आपके पास होमियोस्टेसिस। खाने पीने में हम एहतियात नहीं करते। फर्ज करें किसी ने ये किया कि 1 दर्जन केले खा लिए, केले में पोटाशियम की एडिक्वेट अमाउंट होता है, या बहुत ज्यादा आलू खा लिया, आलू में पोटाशियम भी बहुत ज्यादा होता है। तो पोटाशियम ज्यादा हो जाए तो भी नुकसानदेह है, कम हो जाए तो भी नुकसानदेह है। तो बॉडी क्या करेगी? हमारी किडनीज उस पोटाशियम को बॉडी से एक्सक्रीट करा देगी ताकि वो विद इन द रेंज आ जाए। हमारी किडनी जब ब्लड फिल्टर करती हैं तो इन सब चीजों की जो मुख्तलिफ केमिकल आयंस हैं और इन सब की आपके पास कंसंट्रेशन को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रखने में रोल प्ले करती है। तो इस चैप्टर में इसलिए आपने जो है वो किडनी के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। होम्योस्टेसिस में आपने किडनी के बारे में पढ़ना है, ये किडनी किस तरह से होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करती है। इसके अलावा आपने जो है वो लिवर के बारे में पढ़ना है। लिवर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट होम्योस्टैटिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लिवर जो है वो आपके पास एक अहम तरीन होम्योस्टैटिक ऑर्गन जो है बॉडी का है, ठीक है। ब्रेन हमारे पास होम्योस्टेसिस में उसका रोल है, ठीक है। होम्योस्टेसिस में आपने 3 खास तौर पे एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं: ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, ये पानी की बॉडी के अंदर जो है वो रेगुलेशन क्या है, थर्मोरेगुलेशन पढ़नी। इसके अलावा तीसरी चीज है एक्सक्रीशन। 3 तरीके से आपके पास जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो हम होम्योस्टेसिस को बैलेंस करके रख सकते हैं। चलिए, होम्योस्टैटिक ऑर्गन में सबसे पहले आपसे बात करूंगा किडनी के बारे में, ठीक है। ह्यूमन किडनी के बारे में बात करूंगा। किडनी जो है वो एक अलग बीन शेप ऑर्गन होता है, ठीक है। किडनी जो है वो एक अलग बीन की तरह का स्ट्रक्चर है। तकरीबन आपको जो साइज मिलेगा वो तकरीबन 10 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। किडनी का तकरीबन साइज है 10 सेंटीमीटर। हमारी बॉडी में अल्हम्दुलिल्लाह
पेयर ऑफ किडनी मौजूद है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी हैज अ पेयर ऑफ किडनी, ह्यूमन बॉडी में आपको एक किडनी का पूरा पेयर मिलेगा, ठीक है। ह्यूमन बॉडी हैज अ पेयर ऑफ किडनी, किडनी का एक पूरा पेयर मिलेगा। किडनी मौजूद किधर है? किडनी मौजूद है आपके पास एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। किडनी मौजूद है आपके पास एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। इट इज फाउंड इन एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमेन में आपके पास किडनी जो है वो मौजूद है। और सबसे पहले मैं आपको इसकी एनाटॉमी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसकी एनाटॉमी बताऊंगा कि इस किडनी की जो है वो एनाटॉमी क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू द एनाटॉमी ऑफ किडनी, किडनी की आपके पास एनाटॉमी जो है वो दरअसल क्या है। देखिए किडनी के अंदर आपके पास एक बाहर वाला पार्ट मौजूद है, ये कहलाता है कॉर्टेक्स, एक इसके अंदर आपको पार्ट मिलेगा, ये कहलाता है मेड्यूला, ठीक है। कॉर्टेक्स मौजूद है, मेड्यूला मौजूद। किडनी कवर्ड होती है कैप्सूल से, वो कहलाता है रीनल कैप्सूल।
आज लाइट असल में बड़ा तंग किया हुआ है। 1 मिनट के लिए जाती है, जनरेटर ऑन होता है इस दौरान, फिर आ जाती। 2-3 बार ऐसा हो चुका है। चलें, एनाटॉमी ऑफ किडनी के बारे में बेटा बात करें। आउटर पार्ट कॉर्टेक्स कहला रहे, इनर पार्ट मेडुला कहला रहे। अच्छा, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट मेडुला। जो स्ट्रक्चर उसमें से निकल रहा है बाहर, ये जो पार्ट निकल रहा है ये कहलाता है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस आगे जाके नैरो हो जाता है, तो हम इसको क्या नाम देते हैं? हम इसको नाम देते हैं यूरिटर। ठीक है, रीनल पेल्विस आगे जाके नैरो हो रहे हैं, हम उसको क्या नाम दे रहे हैं? हम उसको नाम दे रहे हैं दैट दिस इज व्हाट, दिस इज द यूरिटर। अच्छा, यहां पे देखिए जरा, किडनी के जो फंक्शनिंग यूनिट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? किडनी के जो फंक्शनल यूनिट्स हैं उसको हम नाम क्या देते हैं? उसको हम नाम देते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी वी टर्म व्हाट? वी टर्म नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप कहलाती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और एक टाइप कहलाती है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। एक टाइप कहलाती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और एक कहलाती है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स वो होते हैं जिनका ज्यादातर हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा कहते हैं जंक्शन को। ठीक है, जक्स्टा कहते हैं जंक्शन को, जो कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे मौजूद होते हैं, वो कहलाते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये देखें, मोस्ट ऑफ द पार्ट इन कॉर्टेक्स एंड स्लाइड एक्सटेंशन इन मेडुला, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कौन सी है? सम पार्ट इन कॉर्टेक्स विद डीप एक्सटेंशन इन मेडुला। कुछ पार्ट कॉर्टेक्स से मौजूद है और डीपली वो एक्सटेंड होते हैं मेडुला के अंदर। तो एक मैंने बनाया जो कॉर्टेक्स में ज्यादातर मौजूद है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है और ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, cortical nephron, most of the part in cortex, most of the part in cortex with slight extension in medulla, और मेडुला में उनकी स्लाइड एक्सटेंशन मिलेगी। आप और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की खास बात क्या है?
It has some part in cortex, some part in cortex with deep extension in medulla. मेडुला में वो डीपली एक्सटेंड कर रहे होते। ऐसे मैमल्स जिनकी किडनी में जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं, ऐसे नेफ्रॉन जिनमें जक्स्ट्रा मेडुलरी, ऐसी किडनी जिनमें जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं, तो उनमें वाटर सेव करने की एबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसी किडनीज जिनमें जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं, उनमें वाटर सेव करने की सलाहियत ज्यादा होती है। ठीक है, चलें इसके बाद आइए फर्दर आपको बताने जा रहा हूं, इसको नोट करें फिर आगे बात करता हूं। चलें मजीद आ जाइए फर्दर। जो आपकी इधर होगी, देखिए आपको मिलेंगे किडनी के अंदर पायरामिड्स, मेडुला के रीजन में आपको ये मिलेंगे रीनल पायरामिड्स। रीनल पायरामिड्स के ऊपर आपको मिलेंगे माइनर कैलाइसिस, और माइनर कैलाइसिस के ऊपर आपको मिलेंगे मेजर कैलाइसिस। माइनर कैलाइसिस के ऊपर आपको मिलेंगे मेजर कैलाइसिस। ये देखिए, ये पायरामिड्स हैं, पायरामिड्स के ऊपर ये माइनर कैलाइसिस हैं, और माइनर कैलाइसिस के ऊपर मेजर कैलाइसिस मौजूद है। यानी यूरिन पहले पायरामिड्स में आएगा, फिर माइनर कैलाइसिस में आएगा, फिर माइनर कैलाइसिस से आपके पास मेजर कैलाइसिस में आ जाएगा। मेजर कैलाइसिस से यूरिन पेल्विस में आएगा, ठीक है, मेजर कैलाइसिस से यूरिन पेल्विस में आएगा, पेल्विस से यूरेटर में आएगा, और फिर आगे बढ़ेगा। तो ये ट्रायंगुलर रीजन्स जो आपको सबसे पहले मैंने बताया, ये जो है ये कह रहा है पायरामिड्स। उसके बाद ये मौजूद है माइनर कैलाइसिस या माइनर कैलिक्स। कैलाइसिस प्लूरल है, कैलिक्स सिंगुलर है, और ये आपको मिलेगा मेजर कैलिक्स। पहले नोट करें,
चलें, इसके बाद आइए फर्दर। मैंने आपको किडनी की हिस्टोलॉजी बताई है, किडनी की एनाटॉमी सॉरी बताई है। अभी आपको कॉर्टेक्स, मेडुला, मेडुला के अंदर पिरामिड्स, कई पिरामिड्स पे माइनर कैलिक्स, और फिर माइनर कैलिक्स के ऊपर जो है वो मेजर कैलिक्स, और यहाँ पे सुराख होते हैं माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में, और फिर वो फाइनल यूरिन की जगह है कि वो पेल्विस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाए फर्दर। अब आपको हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन बताने जा रहा हूं कि एक नेफ्रॉन की हिस्टोलॉजी क्या होती है। हिस्टोलॉजी ऑफ अ नेफ्रॉन। देखिए नेफ्रॉन के अंदर जो है रीनल कॉर्पसल मौजूद है, और दूसरी चीज जो मौजूद है वो मौजूद है आपके पास रीनल ट्यूब्यूल। एक रीनल कॉर्पसल मौजूद है और एक मौजूद है आपके पास रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल में जो चीजें शामिल हैं वो आपके पास एक मौजूद है ग्लोमेरुलस, और दूसरा मौजूद है आपके पास बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ग्लोमेरुलस मौजूद है और बोमेन्स कैप्सूल मौजूद है। ये देखिए ये आपके पास ये पूरा पोर्शन जो नजर आ रहा है रीनल कॉर्पसल। ग्लोमेरुलस कैसे बनता है, ये एफरेंट आर्टेरियोल आया, इसके गेट रोल होगा और बाहर निकल आए। सो दिस इज व्हाट दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल। ये जो ब्लड वेसल यहाँ पे आ रही है, ब्लड लेके आ रही है, उसको नाम देते हैं हम एफरेंट आर्टेरियोल, और जो निकल के बाहर जा रहा है उसको हम नाम दे रहे हैं इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, द वन इज एफरेंट यानी ब्लड लाने वाली, फिर उसके बाद मौजूद है इफरेंट। इफरेंट का मतलब ब्लड लेके जाने वाली। तो एक एफरेंट आर्टेरियोल है और एक इफरेंट आर्टेरियोल, ब्लड लाने वाली और ब्लड आगे लेके जाने वाली। तो ये जो ग्लोमेरुलस है और ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, इन दोनों को कलेक्टिवली हम नाम क्या देते हैं, दोनों को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं रीनल कॉर्पसल। ठीक है, इन दोनों को हम कलेक्टिवली रीनल कॉर्पसल का नाम देते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस इज द रीनल कॉर्पस। एफरेंट ब्लड लाने वाली, ब्लड यहां पे लेकर आएगी और ये आगे बढ़ जाएगी। अच्छा, उसके बाद मौजूद है आपके पास ट्यूबुलर पार्ट। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो पार्ट्स मौजूद हैं, लेकिन यहां से पार्ट शुरू हो रहे हैं, ये आएगा पीसीटी, ये आएगा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले पूरा यहां तक, यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक खत्म हो रहा है, और फिर ये मौजूद है डीसीटी, और ये मौजूद है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, दिस इज पीसीटी। ये जो पार्ट आपके पास मौजूद है दिस इज द लूप ऑफ हेनले।
ऑफ हेनले में आपके पास मौजूद है डिसेंडिंग लिम्ब, और ये मौजूद है आपके पास असेंडिंग लिम्ब। ये मौजूद है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं भी आपको लॉन्ग फॉर्म बताता हूं, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। PCT stands for proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule. And DCT stands for distal convoluted tubule. PCT stands for proximal convoluted tubule and DCT stands for distal convoluted tubule. ठीक है, एक प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, एक आपके पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दोबारा से सुन लें, नेफ्रॉन के दो मेन पार्ट्स हैं, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल में आपको एक ग्लोमेरुलस मिल रहा है और एक बोमेंस कैप्सूल मिल रहा है। ग्लोमेरुलस इज फाउंड बाय एफरेंट आर्टीरियोल, और एफरेंट आर्टीरियोल के बाद फिर इफरेंट आर्टीरियोल उसमें से निकल के बाहर जा रहा है। ट्यूबुलर पार्ट के अंदर या रीनल ट्यूब्यूल में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल का मतलब करीब वाला हिस्सा, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद मौजूद है कलेक्टिंग डक्ट। लूप ऑफ हेनले के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक है डिसेंडिंग लिम्ब एंड एक है, और दूसरा है आपके पास असेंडिंग लिम्ब। जो इफरेंट आर्टीरियोल आपको नजर आ रहा है, जो इफरेंट आर्टीरियोल नजर आ रहा है, ये पूरे नेफ्रॉन के गेट जो है, ठीक है, ये पूरे नेफ्रॉन के गेट जो है, ये पूरा एक जाल बिछा देता है। ठीक है, ये पूरे नेफ्रॉन के गेट जो है ये जाल बिछा देता। कौन? इफरेंट आर्टीरियोल। तो पूरे नेफ्रॉन के गेट ये जाल बिछा देता है, इसको नाम देते हैं पेरीट्यूब्यूलर नेटवर्क। ये नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है, पेरीट्यूब्यूलर नेटवर्क, ये ब्लड वेसल्स का नेटवर्क इतना ज्यादा वास्ट होता है कि पूरा नेफ्रॉन असल में छुप जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा नेफ्रॉन जो है वो दरअसल छुप जाता है। तो इफरेंट आर्टीरियोल से निकलने वाला आपके पास पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो कहलाता है पेरीट्यूब्यूलर नेटवर्क। करें, नोट करें।
चलें, उम्मीद है नोट्स आपके पास मौजूद होंगे इसके, ठीक है। पढ़ के आइए, डेली बेसिस पे पढ़ के आइए, रिस्पॉन्स इंशाल्लाह शुरू करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है आपके पास किडनी का सवाल। ठीक है, बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।